का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी होगा आपकी जेब से जुड़ी खबरों का विश्लेषण, और हर बार की तरह उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। और अंशुमान जी आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद हैं, लेकिन ना खबर चुनने का तरीका बदला है और ना ही विश्लेषण का। अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल। चलिए अब ये जान लेते हैं हम क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। तो एक एक करके हम नज़र डालते हैं आज के ऑन द शो पर। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है आज की, जो है आपकी जेब से जुड़ी हुई, वो ये है कि इलाज के खर्च ने निकाली है जान। कैसे इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इस पर करेंगे हम विस्तारपूर्वक चर्चा। म्यूचुअल फंड महंगा होगा या सस्ता, आपका निवेश करना क्या आपको भारी पड़ने वाला है, करेंगे डिटेल में चर्चा। जीएसटी पर सरकार क्यों आखिर में परेशान है, इसके अलावा यूपी सरकार बेच रही है डेयरी, क्या है पूरी खबर, विश्लेषण करेंगे विस्तार पूर्वक। जियो फाइनेंशियल पे आखिर में क्या हुआ है, क्यों लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट खुलने का नाम नहीं ले रहा है, डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही साथ कहाँ से होगी अनाज की कमी पूरी, ये भी होगी हमारी आज की बड़ी खबर। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। तो चलिए, ये जो बड़ी खबर थी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की जो है एक बड़ी खबर के साथ और इंटरेस्टिंग खबर के साथ जो हमको आपको परेशान कर रही है। स्वास्थ्य बीमा क्लेम के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान अस्पताल के उपचार के खर्च में करीब 160% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्ष 2018 के दौरान अस्पताल में उपचार का औसत खर्च 24,569 रुपये था, जो अब बढ़कर के 64,135 रुपये हो गया है। मेट्रो शहरों में उपचार की लागत औसत से ज़्यादा दर्ज की गई है। मेडिकल इन्फ्लेशन में हुई बढ़ोतरी की वजह से अस्पताल में उपचार का खर्चा बढ़ा है। अंशुमान साहब, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतनी महंगाई कहाँ से आ गई हेल्थ सेक्टर के अंदर। विपुल, इस बात की आशंका पहले से थी कि कोविड के बाद जिस तरह से इलाज की दरें बढ़ी हैं, उसका असर लोगों के जेब पर पड़ेगा, और अब ये आंकड़े दिखाई देने लगे। और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पहला ऑथेंटिक सोर्स है जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि भारत में इलाज की महंगाई कितनी है, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में सेवाओं की अलग अलग दरें हैं, अस्पतालों के अलग अलग स्तर हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हमें बताते हैं कि इलाज के लिए लोगों ने कितना खर्च किया, और ये काफी बड़ी बढ़ोतरी है। और इसमें 2 बड़े फैक्टर ध्यान रखने वाले हैं। एक तो कोविड के दौरान कंपनियों ने और हॉस्पिटल्स ने जो कोविड के नाम पर अलग अलग सुविधाएं लगाई थी, जो व्यवस्थाएं शुरू की थी, उनकी लागत बराबर जुड़ गई और वो चलती चली आ रही है। दूसरी चीज, दवाओं की इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से 3 साल से तेजी से बढ़ी है। अगर आप महंगाई के आंकड़े के भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन 6 से 7% के आसपास बराबर बनी हुई है, और इसलिए हेल्थ केयर का पूरा खर्च, चाहे वो ओपीडी के लेवल पर हो, आप 2018 की तुलना में स्वयं देखें अपने अनुभव से कि ओपीडी का जो एक आपके आसपास के डॉक्टर का पर्चा था, उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, पैथोलॉजी की कॉस्ट भी बढ़ी है, और इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। और चौतरफा जो हेल्थ इन्फ्लेशन है, उसने अब लोगों को इस तरह से परेशान करना शुरू किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर उसका सीधा असर हमें दिखाई दे रहा है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इससे लोगों के इलाज के खर्च का तरीका क्या बदल सकता है, और बदलेगा तो किस तरीके से बदल सकता है? इलाज के खर्च के तरीके में बड़ा बदलाव है। आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज अगर नहीं है तो इस बढ़ोतरी के साथ 160% के लक्ष्य के खर्च के बढ़ोतरी के बाद बहुत बड़ी आबादी को, देश में केवल 6-7%, 8% लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट कर पाते होंगे। उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बिना इलाज करा पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में आपके पास सामान्य रूप से भी अस्पताल में भर्ती होकर किसी भी इलाज कराने की लागत काफी ज्यादा है, और इसलिए लोगों को अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना और जरूरी हो रहा है और अनिवार्य होता जा रहा है हेल्थ केयर महंगा होने के साथ। पर इसमें एक और पेच है जो समझना जरूरी है कि इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है। अगर इलाज पर खर्च में बढ़ोतरी हुई है तो कंपनियां उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाज में खर्च बढ़ने के कारण या अस्पताल में भर्ती होने के खर्च बढ़ने के कारण हेल्थ इंश्योरेंस ने बड़ी सुविधाएं बढ़ाई। सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन उस सुविधा की लागत भी बढ़ना शुरू हुई है। और अब क्रमशः जब भारत में कई तरीके की लाइफस्टाइल डिसीज के भी चैलेंजेस बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, तब ये खर्चा और भी महंगा है।
हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में बहुत सारी बीमारियां नहीं आती हैं भारत में। जो लाइफ स्टाइल डिसीज है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है। तो इसलिए खर्च का बड़ा हिस्सा, इलाज पर खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा विपुल, जो जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या लाइफ स्टाइल डिसीज के मामले में होता है, वो तो लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के दायरे से बाहर रहता है। वो तो उन्हें अपनी जेब से, जिनको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं, उसी से एक्सपेंड करना पड़ता है। तो सर इस तरीके से तो आम आदमी के लिए तो दोहरी मार है, मतलब उपचार भी महंगा हो रहा है, इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है, तो आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या बढ़ हाँ चुकी हैं। ठीक है। और देखिए, ये बढ़ोतरी अभी हमें तब दिख रही है जब सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें आई हैं। हालांकि आयुष्मान भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं, कई सारे घोटाले भी पकड़े गए जिनके बारे में मनी सेंट्रल में बताते रहे। लेकिन एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए हेल्थ इन्फ्लेशन को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। इसे और खोलकर समझना जरूरी। हेल्थ इन्फ्लेशन में भी भारत के आम परिवार के खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा दवाओं पर जाता है, और दवाओं की इन्फ्लेशन किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। दवाओं की इन्फ्लेशन के लिए जो सामान्य रूप से लाइफस्टाइल खर्च की दवाएं हैं, जिन पर लोगों को दैनिक रूप से खर्च करना पड़ता है, उनकी कीमतों में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। और यहां सरकार को यह ध्यान देना होगा, उसे देखना होगा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उसे हेल्थ केयर इन्फ्लेशन में इंटरवीन करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को दखल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो सामान्य इलाज है, जो कि जिसके लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, वो तो सस्ता हो जाए, क्योंकि वहां तो कोई कवरेज भी नहीं है किसी के लिए, सामान्य उसके लिए। और दूसरी बात यह कि हेल्थ इंश्योरेंस या पर खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस को एक सपोर्ट मान भी ले, और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी सामान्य परिस्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की स्थिति में ही नहीं, उसके पास तो कोई बीमा की सुविधा नहीं। आयुष्मान जैसी स्कीमें आई थी, उम्मीद बनी थी, लेकिन उनके क्रियान्वयन से के बारे में जो जानकारियां निकल कर आ रही, जो सीएजी की रिपोर्ट में से पता चला, उस हिसाब से ये स्कीम भी उतना कुछ बहुत कर नहीं पाई भारत में हेल्थ केयर की कॉस्ट कम करने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जितनी उम्मीद की गई थी। चलिए इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में निवेश करना अब पहले से महंगा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी म्यूचुअल फंड कंपनियों को डायरेक्ट प्लान के लिए ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज करने की मंजूरी दे सकता है। इसका मकसद म्यूचुअल फंड कंपनियों को मार्केटिंग, सेल्स आदि के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में मदद करना होगा। सर अगर इस तरह का फैसला हुआ तो निवेशकों पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? ये कुछ समझ में नहीं आने जैसी बात है। रेगुलर प्लान में भी कमीशन है, इसलिए लोग रेगुलर प्लान छोड़कर डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं। पहले प्रमोट किया गया कि हर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड को एक रेगुलर प्लान भी रखना होगा और डायरेक्ट प्लान रखना होगा। जो लोग सीधे खरीदना चाहते हैं उनको कमीशन और उसकी देनदारी से बचत हो। अब ये बात आ रही है कि डायरेक्ट प्लान की फीस भी बढ़ जाएगी। ये चीज थोड़ी सी म्यूचुअल फंड निवेशकों को परेशान करने वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, में निवेश की लागत है, वो कम होनी चाहिए। सेबी ये बात लगातार अलग अलग तरीके से, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग चर्चा पत्रों के माध्यम से कहता रहा है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से कॉस्ट कम करने की बात आती है विपुल, तब सेबी के कदम पीछे खिसक जाते हैं। हमने इससे पहले जब एक प्रस्ताव आया था जो बोर्ड तक जाने के बाद वापस आ गया, जिसमें कि टीईआर के रेट्स रिवाइज करने की बात थी। अब अगर डायरेक्ट प्लान पर भी फीस बढ़ जाएगी तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कोई बड़ा फिर फर्क नहीं बचेगा। ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। अब देखते हैं आगे चल करके किस तरीके से जो है फैसला लिया जाता है टीईआर को लेकर के। लेकिन इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार के विश्लेषकों के लिए अलग से नई संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। संस्था का काम बाजार विश्लेषकों पर निगरानी रखने के साथ साथ उनका प्रबंधन करना भी होगा। संस्था का नाम रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी होगा। ये संस्था ठीक उसी तरह काम करेगी जिस तरह निवेश सलाहकारों की निगरानी के लिए बनी संस्था काम कर रही है। सर ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या इस तरह के इनपुट्स हैं कि जो विश्लेषक हैं उनकी तरफ से कुछ गलत जानकारियां दी जा रही हैं, या फिर क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? सेबी इस समय बाजार में रायचंदों से जूझ रही है। तरह तरह के सलाहकार इस बाजार में हैं। इसमें कुछ ऐसे सलाहकार हैं जिन सलाहकारों के पास कोई जानकारी, कोई विशेषज्ञता नहीं है, वो सलाह दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका काम सलाह देना नहीं है पर वो सलाह दे रहे हैं। कुछ जिनको सलाह के लिए बनाया गया, वो सलाह देने के साथ साथ म्यूचुअल फंड या उत्पाद बेच भी रहे हैं। धीमे धीमे पिछले एक साल में सेबी ने उन सारे क्षेत्रों की पहचान की है जहां से म्यूचुअल फंड के मामले में निवेशकों को या तो गलत सलाहें मिल रही हैं, मिस सेलिंग हो रही है। उसमें रिसर्च एनालिस्ट एक हिस्सा है। आपको याद होगा हमने मनी सेंट्रल में विस्तार से उस मामले को कवर किया था, जिसमें सेबी ने यह पाया था कि एक फर्म थी जो अपने को रिसर्च एनालिस्ट बताती थी और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक सेल भी करने लगी, म्यूचुअल फंड की सेलिंग करने लगी। और इसलिए ये वो मामला था जिस मामले ने काफी सारे सेबी को काफी सारे नियम बदलने पे मजबूर करना पड़ा। तो रिसर्च एनालिस्ट के मामले में
रिसर्च एनालिस्ट को म्यूचुअल फंड बेचने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो केवल रिसर्च करके सलाह ही दे सकते हैं, क्या उत्पाद की बिक्री भी करें? इस मामले में सेबी को अपनी तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने चाहिए, और इस दिशा में ये निगरानी बढ़ाने की बात हो रही है। अब अगर आप देखें तो सलाहकारों के 3 अलग अलग ग्रुप है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जानना जरूरी है। एक वो है जो इन्फ्लुएंसर है, जिनके बारे में सेबी काफी सख्ती कर रही, जो आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर आकर तरह तरीके के म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं। उनसे सतर्क रहें, क्योंकि सेबी का मानना है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं। दूसरे में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जिनका पंजीकरण सेबी के पास होता है, जिनको आरआईए कहा जाता है। ये एडवाइजर्स इस बात के लिए अधिकृत हैं कि वो म्यूचुअल फंड खरीदने के मामले में आपको सलाह दे सकें और आपकी मदद कर सकें। रिसर्च एनालिस्ट की क्या भूमिका होगी? क्या वो म्यूचुअल फंड बेच पाएंगे कि नहीं? उन्हें बेचने की छूट नहीं है फिलहाल, और उन्हें इन कामकाज में कैसे आगे आने दिया जाएगा, या उनका काम केवल रिसर्च करना होगा, ये बात सेबी को स्पष्ट करनी है। जी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि पीएमईएसी के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने मंगलवार को कहा कि सरकार को जीएसटी के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। विवेक देबरॉय ने जीएसटी की 4 अलग अलग दरों के बजाय एकमात्र दर की वकालत की और ये भी कहा कि जो दर तय हो वो रेवेन्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान जीएसटी की दरें काफ़ी सुगम हुई हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कलेक्शन की औसत दर 17% होनी चाहिए, जबकि मौजूदा औसत दर 11.4% है। सर, क्या कहना चाह रहे हैं विवेक देबरॉय जी? क्या आप जीएसटी की दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं? क्या इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश होगी क्या आप? विवेक देबराय जो कहना चाह रहे हैं, सरकार उसे सुनना चाहेगी क्या? विवेक देबराय की इस पूरी बात का एक ही मंतव्य है कि जीएसटी कम है और बढ़ना चाहिए, टैक्स की दरों में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। आंकड़ा सामने है, जो एवरेज औसत दर है वो 12% के आसपास है। सरकारों को अपने राजस्व, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट और खर्च बचाने के लिए और बाकी चीजों के लिए 17% की जीएसटी रेट चाहिए। यानी विवेक देबराय का कहना ये सब नई चीज, ये चीजें निकलकर जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद अब सामने आ रही हैं। ये बता रही कि सरकार के भीतर जीएसटी के मौजूदा ढांचे के राजस्व हिस्से को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा है, और ये सिफारिश इस बात की है कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाए। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ऐसी परिस्थिति में जब महंगाई 7.5-8% के आसपास हो भारत में टैक्स की दरें वैसे भी ऊंची हो, क्या ये फैसला कर पाएगी कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाए या नहीं? लेकिन जीएसटी की जिस सफलता की बात सरकार को राजस्व बढ़ाने के तौर पर की जा रही थी विपुल, वो बात तो विवेक देबराय के इस बयान से स्पष्ट होती है कि उतना सफल नहीं हुआ सरकार के लिए राजस्व लाने में, जिस राजस्व लाने की बात थी। सरलता और सुगमता की बात देखें, विवेक देबराय खुद मान रहे हैं कि 4 रेट का ढांचा ठीक नहीं था, सिंगल रेट जीएसटी होना चाहिए था। मूल रूप से वही मंतव्य था जिस मंतव्य के साथ उसको लाया गया था। और अब तीसरा पहलू देखिए, लागू होने के 4 साल बाद सरकार को समझ में आया कि इसमें भयानक टैक्स चोरी भी हो रही है। लगातार छापे पड़ रहे हैं, कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, लोगों ने फर्जी कंपनियां क्रिएट करके उन पर टैक्स क्रेडिट वसूलना शुरू किया है। तो जीएसटी के पूरे मामले में लागू होने के 4-5 साल के भीतर कई तरह से रीथिंक चल रहा है, पर समय इस रीथिंक का, इस रिव्यू का थोड़ा सरकार के माफिक नहीं है, क्योंकि सारा रिव्यू उस समय हो रहा है जब चुनाव सामने खड़ा हुआ है, रेवेन्यू में गिरावट है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। कुल मंतव्य जो सरकार का इन सारी चर्चाओं से निकल के लगता है, वो लगता है जीएसटी की दरें बढ़ाना, लेकिन दरें कैसे बढ़ेंगी ऐसे माहौल में ये देखना होगा। पर जीएसटी के पुनर्गठन को लेकर कई तरीके के इशारे किए जाने लगे हैं। चलिए, तो इस बीच जो है ये भी बता दें कि दिल्ली की रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी रेरा ने राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि शिकायतों के निपटारे के लिए उन्हें हर प्रोजेक्ट पर एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा डेवलपर्स और बिल्डरों को शिकायतों के दूर करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ का एक टेलीफोन नंबर जारी करने के लिए भी कहा गया है। डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता, नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फ़ोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हर एक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। सर, ये फैसला आखिर में क्यों करना पड़ा? क्या इस वजह से करना पड़ा कि लोगों में निराशा काफ़ी बढ़ रही थी रेरा को लेकर के? हम देख रहे हैं हमारे कार्यक्रमों के दौरान भी मरीना इंक में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि रेरा में शिकायत करते हैं लेकिन डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं चलता कि शिकायत का निस्तारण हो पाएगा या नहीं। विपुल, व्यवहारिक रूप से रेरा एक बड़ा सुधार था, लेकिन इसने
घर खरीदने वालों का की कोई बड़ी मदद नहीं की, ना तो बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई में, ना उनको आसानी से घर दिलवाने में। रिफॉर्म बड़ा था। और जैसे हमने अपने कल के मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि रेरा के आने के बाद भी 4-4.5 लाख मकान फंसे पड़े थे, उनका कोई निस्तारण नहीं हुआ, जबकि देश के हर जगह रेरा बन गया। और शायद उन्हीं शिकायतों और दबाव का जिक्र है कि दिल्ली रेरा ने कदम उठाया। ये खासा महत्वपूर्ण कदम है, इसे देखना होगा कि कैसे लागू होगा, क्योंकि हो सकता है अगर ये सफल हुआ तो अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। रेरा को इस कदम के साथ ये बताना पड़ा है या ये सिद्ध करना पड़ा है कि भारत में मकान और बनाने वाले बिल्डर और उसे खरीदने वाले बायर्स के बीच में कहीं कोई रेगुलेशन नहीं है और उनकी शिकायतों का निस्तारण कहीं नहीं। बिल्डर का फेस आप नहीं देखते हैं, फ्लैट्स बिकते हैं एजेंट्स के जरिए या सेलर्स के जरिए, जो प्रॉपर्टी एजेंट है। फ्लैट खरीदने वाला पर्सन उस एजेंट या उस प्रॉपर्टी डीलर से डील करता है, उसकी जो ग्रीवियंसेस होती हैं, जो उसकी समस्याएं होती हैं, उसके समाधान के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं, कहीं पर नहीं होता है। रेरा की एक खिड़की खुली थी जहां वो शिकायत करके लौट आता है, लेकिन वहां से कोई निस्तारण नहीं होता है। अब इसके बाद रेरा ने ये जो नियम, ये जो नई व्यवस्था दी, इसके हिसाब से हर प्रोजेक्ट में ग्रीवेंस का ऑफिसर होगा। अभी ऑफिसर कौन होगा? ये बिल्डर का ही व्यक्ति होगा, प्रॉपर्टी डीलर जो एजेंट है उसका व्यक्ति होगा, या रेरा अपने पर्सन को वहां अपॉइंट करेगा, जिससे कि वो निष्पक्ष होकर विवादों का और शिकायतों का निस्तारण कर सके। ये देखना होगा रेरा के विस्तृत नियमों के बाद। लेकिन ये बेहद जरूरी कदम है हर प्रोजेक्ट पे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर प्रोजेक्ट पर एक ग्रीवेंस रिड्रेशल का, शिकायतें निस्तारण करने का तंत्र बनना चाहिए। शुक्र है, देर आयत दुरुस्त आयत, रेरा को समझ में आ रहा है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे करना क्या चाहिए। और अगर ये कदम सफल होता है तो जो मकान खरीदने वाले उनकी समस्याओं का कुछ तो निस्तारण हो पाएगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, पर यह है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाए और लोगों की जो शिकायतें हैं वो आसानी से निपट जाए, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी, देखेंगे किस तरीके से लागू होता है। इस बीच देश में डिजिटल लोन का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा लोन छोटे शहरों और कस्बों में लिए जा रहे हैं। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के आंकड़े बताते हैं कि देश में बंटने वाले हर 100 डिजिटल लोन में से 40 लोन टियर 3 शहरों में दिए जा रहे हैं, करीब 35 लोन टियर 2 शहरों और सिर्फ 25% लोन टियर 1 शहरों में बांटे जा रहे हैं। राज्यों की बात करें तो देश में बंटने वाले कुल डिजिटल लोन में 50% लोन महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में बंटे हैं। सर, इस तरह के जो ट्रेंड हम देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के रिस्क आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं? डिजिटल लोन का जो ताजा आंकड़ा है, इसमें एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि डिजिटल लोन का आकार छोटा है। ये सब छोटे स्मॉल टिकट लोन है, और क्योंकि अब केवाईसी का स्ट्रक्चर सामान्य है, आप नॉर्मली ऑनलाइन जाकर केवाईसी करा सकते हैं, बैंक अकाउंट को एसोसिएट करा के आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो सकती है, तो इसलिए आसानी से लोन दिया जा सकते हैं। पर यहाँ से डिफॉल्ट के रिस्क भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जिन लोगों ने कर्ज लिए हैं वो ऑब्वियसली कार खरीदने वाले, मकान खरीदने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले लोग नहीं है, मिनिमम लोअर इनकम वाले लोग हैं। अभी हमारे पास डिजिटल लोन्स के डिफॉल्ट के आंकड़े नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये छोटी साइज के जो अनसिक्योर्ड लोन है उनके बाजार को और उनके जोखिम को का विस्तार होता दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ सुविधा है जो महत्वपूर्ण है कि लोन आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से अप्लाई करने पर और कुछ आइडेंटिटी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मिल जाता है, लेकिन उनके रिकवरी कहां से होगी और उनके डिफॉल्ट कैसे मैनेज किए जाएंगे, ये हमें थोड़े समय बाद पता चलेगा। इसमें एक छोटी सी टिप्पणी और चाहेंगे सर आपसे कि इस तरह के जो लोन दिए जा रहे हैं उसमें ये कितना बड़ा खतरा है कि बहुत लोग अगर ईएमआई मिस कर जा रहे हैं तो जो ईएमआई उनकी बढ़ती है, जो ब्याज लिया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये भी एक बड़ा खतरा है कि लोगों को डराया भी जाता है, लोग कई बार ईएमआई चुका भी नहीं पा रहे हैं अपनी। आरबीआई इस मामले में 3-4 अलग अलग जगह से दखल कर चुका है। आपको याद होगा फाइनेंस कंपनियों के मामले में आरबीआई का नियम आया था कि वो वसूली नहीं करेंगी। इसके अलावा जो डिजिटल लोन ऐप है उनके बारे में भी काफी सख्ती की गई है। पर इन लोन्स में डिफॉल्ट के रिस्क ज्यादा हैं, समय पर ईएमआई ना चुकाए जाने के रिस्क ज्यादा हैं। और दूसरी चीज है कि छोटे आकार के लोन है तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही, बहुत महंगे भी है। जितना छोटा लोन होता है वो उतना ही महंगा होता है, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, जिनको दिया जाता है उनकी क्रेडिट प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती। ये इनहेरेंट रिस्क इसमें बने हुए हैं। अब यही दुविधा है भारत के बैंकिंग सिस्टम की कि माइक्रो क्रेडिट के जरिए ही भारत में विस्तार भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों के पास माइक्रो क्रेडिट पहुंचाकर उनके कारोबार और स्वरोजगार को मदद दी जा सकती है, लेकिन उसमें डिफॉल्ट संभालने के लिए, उसमें रिस्क संभालने के लिए बैंकिंग और फिनटेक इंडस्ट्री के पास उतना कुशन, उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। जी, इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 6 डेयरी प्लांट्स को 10 साल के लिए निजी कंपनियों को लीज पर देने का फैसला किया है। जिन प्लांट्स को लीज पर देने का फैसला हुआ है वे सभी घाटे में चल रहे थे और फिलहाल
बंद पड़े हुए हैं। निजी कंपनियों के हाथों में इन प्लांट्स के जाने से प्लांट्स के फिर से चलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये डेयरी प्लांट्स नोएडा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़ में है। सर, भारत के डेयरी उद्योग के संदर्भ में जो ये फैसला हुआ है, ये किस तरफ दर्शाता है? ये आखिर में इसके मायने हैं क्या? बिल्कुल, कोऑपरेटिव डेयरीज के प्राइवेटाइजेशन का या डिसइन्वेस्टमेंट का ये अपने तरीके का पहला प्रयोग है जो दिखाई दे रहा है। आमतौर पर कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर को इससे अलग रखा गया था, इसे तैयार ही इस तरह से किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का डेयरी का पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर घाटे में है, जैसा विपुल ने आपको बताया, और इसलिए यूपी सरकार इन डेयरी प्लांट्स को बेच रही है। ये प्रयोग देखना होगा कितना सफल होगा, क्योंकि भारत के डेयरी उद्योग में अभी उदारीकरण की लहर उस तरह से नहीं आई है। भारत का डेयरी उद्योग आमतौर पर जो दूध आपके यहाँ डिलीवरी का पूरा नेटवर्क है, इसमें कोऑपरेटिव डेयरीज का एकाधिकार है, सबसे बड़ी संख्या कोऑपरेटिव डेयरीज की है। लेकिन ज्यादातर जगह कोऑपरेटिव डेयरीज फायदे में भी नहीं है, नुकसान में भी है। और अगर उत्तर प्रदेश का यह प्रयोग सफल होता है तो शायद भारत के अन्य राज्यों में भी कोऑपरेटिव डेयरीज के प्राइवेटाइजेशन की राह खुलेगी या कंपनियां इन डेयरी प्लांट में निवेश करेंगी। दूसरा है कि भारत का डेयरी उद्योग चूंकि पूरा डेयरी बाजार कोऑपरेटिव डेयरीज के हाथ में है, नियंत्रण में है, तो इस रास्ते से कुछ प्राइवेट कंपनियां बाजार में दाखिल भी हो सकती हैं और उन्हें एक बना बनाया बाजार और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल सकता है। ठीक, इधर अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय पूल में अनाज का स्टॉक 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिस वजह से सरकार के लिए आने वाले दिनों में राशन की सप्लाई को लेकर के चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि 1 अगस्त तक केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का कुल स्टॉक 523.35 लाख टन दर्ज किया गया है, जो कि 2017 के बाद अगस्त की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है। 2017 में 1 अगस्त को केंद्रीय पूल में 499.77 लाख टन गेहूं चावल का स्टॉक दर्ज किया गया था। पिछले साल की तुलना में इस साल अगस्त की शुरुआत में स्टॉक करीब 22 लाख टन कम है। पिछले साल 1 अगस्त को केंद्रीय पूल में 545.97 लाख टन स्टॉक था। अब सर, अनाज के भंडार में जो इस तरह की कमी देखने को मिली है, उसका असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? विपुल, ये खबर खासी चुनौतीपूर्ण है और इस समय इसमें लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा भी कर रहे हैं। अनाज भंडार में कमी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के हिसाब से शायद उतना बड़ा चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि अनाज भंडार में कमी आई है, सरकारी स्कीमों के लिए अनाज उपलब्ध रहेगा, पर बाजार की अंतर्धारणा को बिगाड़ने में, महंगाई की संभावना को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और भारत में सरकार का अनाज भंडार और सरकार की खरीद एक किस्म का बफर कुशन होती है, जिससे कि बाजार में कीमतें कम करने में मदद मिलती है। पिछले 1 साल हमने देखा कि किसानों ने बाजार में गेहूं की मांग और चावल की मांग को देखते हुए सरकार को अनाज बेचा ही नहीं। सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाया और इसके बाद भी सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिला। उसका असर में अनाज भंडार कम होने के तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी सरकार की जो कमिटमेंट्स है, चाहे वो मुफ्त अनाज बांटना हो वो भी जारी है। बाकी जो सिक्योरिटी और रिजर्व्स के लिए और स्ट्रेटेजिक जरूरतों के लिए अनाज की जरूरत है वो भी उपलब्ध है। अनाज का भंडार फिर भी कम हो गया, जबकि सरकार ने गेहूं का निर्यात पिछले साल रोक दिया था, चावल का निर्यात इस साल रोक दिया, उसके बाद भी भंडार में कमी नहीं आई। यहाँ से 2 बड़े विकल्प बनते दिखाई देते हैं। बाजार में महंगाई की अंतर्धारणा को संभालने के लिए सरकार को आयात खोलना होगा। ये इशारा उस तरफ जा रहा है, दिशा उस तरफ जा रही है, जहां भारत को दुनिया का बड़ा अनाज उत्पादक होने के बाद भी अनाज आयात करने की नौबत आ सकती है। इसलिए नहीं कि सरकार के भंडार में अनाज की कमी हो गई, बल्कि इसलिए कि सरकार के अनाज भंडार की कमी को पूरा करके बाजार में महंगाई की संभावना को सीमित किया जा सके। एफसीआई भी इंपोर्ट की सिफारिश कर चुकी है, ऐसी खबरें आई थी। सरकार भी इस कोशिश में है कि G2G लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंपोर्ट किया जा सके या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जा सके। थोड़ा असंगतिपूर्ण है कि भारत में फसलें खराब नहीं हुई हैं, ऐसी ना अनाज ना कोई बड़ा फसल पर संकट आया है, पर बाजार की मांग और आपूर्ति की तस्वीर इस तरह बदल गई है कि भारत में अनाज की महंगाई जो शायद कभी नहीं होनी चाहिए थी, वो एक किस्म से स्थायी जैसी हो गई है पिछले 1.5 साल के भीतर। जी, और ये जो आप असंतुलन बता रहे हैं सर, इसका महंगाई से क्या रिश्ता है? महंगाई पे किस तरीके का असर पड़ेगा? क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है 2 चीजें अभी मौजूदा परिस्थिति में। अगर आप भारत के सीपीआई के खुदरा महंगाई के आंकड़े को करीब से देखें तो उसमें जो अनाज की इन्फ्लेशन है वो 12% से ऊपर है और लगातार पिछले 1 साल से ऊंची बनी हुई है। इसके कारण
कंपनियां ये मान रही हैं कि पूरे फेस्टिवल सीजन में जितना भी स्टेपल फूड है उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, यानी वो जो सामान आप बाजार से खरीदते हैं, चाहे वो रेडीमेड फूड हो, आटा हो, पास्ता हो, बिस्किट्स हो, इनकी सबकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। और चूंकि मानसून को लेकर चुनौती और संकट लगातार बना हुआ, हम बता चुके हैं कि अगस्त का महीना पिछले सालों का सबसे सूखा महीना था, कम से कम पिछले 100 सालों का सबसे सूखा महीना था। तो अब सरकार के अनाज भंडार में कमी, बाजार में अनाज आपूर्ति की चुनौती, विदेश से आने वाला गेहूं महंगा हो सकता है क्योंकि विदेश में कीमतें पहले ही बढ़ी हुई हैं गेहूं की, कि ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ कच्चे अनाज की नहीं बल्कि पैक्ड फूड की महंगाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और एफएमसीजी कंपनियां इस महंगाई के लिए तैयार हो रही हैं, यानी जब तक त्योहारों की तरफ आप बढ़ेंगे तब तक बेसन और बिस्किट्स और काफी सारी चीजों की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलिए, तो महंगाई जो है अभी आने वाले समय में अभी आपको और परेशान कर सकती है, और कार्यक्रम की जो हमने शुरुआत की थी वो दवाओं की महंगाई के साथ की थी। अब अनाज की महंगाई भी जो है किस तरीके से, और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अनाज की महंगाई बढ़ सकती है। इधर मानसून के बिगड़े संतुलन और रुपए की गिरावट की वजह से इस बार के त्योहारी सीजन के दौरान पैक्ड फूड के आइटम्स की महंगाई बढ़ सकती है, जिसका जिक्र अभी अंशुमान सर कर रहे थे। कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों का मानना है कि मानसून के बिगड़े संतुलन की वजह से खरीफ उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिस वजह से आयात पर निर्भरता बढ़ेगी और रुपए की कमजोरी की वजह से आयात महंगा पड़ेगा, जिस वजह से कंज्यूमर स्टेपल की महंगाई बढ़ सकती है। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 7% कम बरसात हुई है। खासतौर से अगस्त के दौरान बरसात की कमी बढ़ी है। 1 जून से लेकर के 22 अगस्त तक देश भर में औसतन 587.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 635.4 मिलीलीटर बरसात होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद लगातार पिटाई हो रही है। कंपनी को बाजार में लिस्ट हुए बुधवार को तीसरा दिन था और लगातार तीसरे दिन भी निचला सर्किट देखने को मिला है। शेयर बाजार का भाव घट करके अब 224 रुपये पर आ गया है। लिस्टिंग 262 रुपये पर हुई थी। शेयर में गिरावट की वजह से कंपनी की मार्केट कैप घट करके 1,42,000 करोड़ रुपये पर आती हुई दिखाई दे रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जियो फाइनेंशियल में सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस ग्रुप की समूह की कंपनी थी वहाँ तो लोगों को फ़ायदा ही हो रहा होगा। आखिर में असली नुकसान आप किसको देख रहे हैं इसमें? विपुल, रिलायंस के परिवार से, रिलायंस के समूह से कोई पहला स्टॉक है जो इस तरह से लोअर सर्किट में फंस गया जाकर और इस तरीके की पिटाई। हालांकि रिलायंस समूह की बहुत ज्यादा कंपनियां सूचीबद्ध भी नहीं है, कुछ थी जो वापस हो गई, पर यह सबसे बड़ा डिमर्जर था रिलायंस समूह का बाहर जियो फाइनेंशियल को। काफी उम्मीदों के साथ काफी चर्चाएं थी, पर बाजार बड़ा निर्मम है, बाजार बड़ा क्रूअल है। बाजार को दिख रहा है कि जियो फाइनेंशियल एक शुरुआती स्टार्टअप है रिलायंस समूह का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप है। फिनेंशियल सर्विसेज का बाजार, फिनटेक का बाजार कॉम्प्लिकेटेड है, नुकसान बहुत ज्यादा है और कंपनी कैसे आगे खड़ी होगी इस पर निर्भर होगा कि उसे रिटर्न क्यों आएगा। और इसलिए लिस्टिंग के बाद जिनके जिनके पास स्टॉक्स आए थे रिलायंस की जियो फाइनेंस की डिमर्जर के आधार पर, उन्होंने बाजार में बिकवाली शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। नुकसान के दृष्टि से देखें तो एलआईसी सबसे ज्यादा चपेट में दिखती है, क्योंकि एलआईसी सबसे बड़ी शेयर होल्डर वैसे भी है बाजार के नजरिए से और रिलायंस में उसकी स्टेक होल्डिंग अच्छी थी और इसलिए एलआईसी को शेयरों का उसी अनुपात में आवंटन भी हुआ था। उस आवंटन की वजह से और इस ताजी तेज गिरावट की वजह से, जिसके कारण 3 दिन से लोअर सर्किट पे फंसा हुआ स्टॉक, एलआईसी को रिलायंस के इस डिमर्जर से नुकसान हुआ। यानी रिलायंस की जो बोहनी एलआईसी के लिए थी वो काफी खराब रही है, बाकी निवेशकों को तो नुकसान हुआ ही है। जी, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में लोअर सर्किट कब तक लगता रहेगा, तो हम लगातार हर रोज़ पिछले 3 दिन से 1:45 हमारे जो खास सेगमेंट होता है वाह क्या आईपीओ है में हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जो तमाम बाजार के एक्सपर्ट हैं उनकी राय क्या निकल के आ रही है कि यहाँ पर आखिर में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और ये गिरावट कितनी लंबी और चल सकती है। और यहाँ पर अगर इन लेवल्स के ऊपर जो लोग पैसे लगाने की बात कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उनको भी हमने सलाह दी है, क्या कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं वो आप जाकर के देख सकते हैं। वाह क्या आईपीओ है हमारे खास सेगमेंट में। चलिए अब बाकी खबरों पर नजर डालते हैं झटपट में। सीबीआई ने 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ से जुड़े 4,063 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के संबंध में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 16 अगस्त को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगली खबर जिस पर कि हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें रेडको खैतान के ऊपर बातचीत होगी। रेडको खैतान लिमिटेड पर आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार के
पे 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्साइज टैक्स नहीं चुकाया है। सरकार के खर्चों का हिसाब रखने वाली संस्था CAG की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिडको खितान लिमिटेड 8 PM विस्की मैजिक मोमेंट वोडका बनाती है। सोशल मीडिया पर बच्चों के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए डिजी लॉकर में पड़े बच्चों के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है। फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पर बने बच्चों के अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हो सकता है। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत 13 साल से ऊपर के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स खोल सकते हैं। सरकार ने एक समिति बनाई है जो उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों से बचाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। कमेटी को उन कमियों की जांच और पहचान करने का काम सौंपा गया है जिनकी वजह से बाजार में ये उत्पाद पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये उत्पाद पैकेट या खुले में बेचे जाते हैं। सर, झटपट की खबरें थी, किसी पर आपकी टिप्पणी? नया डेटा बिल जो आ रहा है उसमें कई सारे प्रावधान आ रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अगर आपके बच्चों का सोशल मीडिया में अकाउंट है तो उसे वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। कि इस पर निगाह रखें और ध्यान रखें। डिजी लॉकर जैसी सुविधाओं के जरिए इसका प्रमाणन, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब ये कानून पास होगा तो आपके आसपास जो डेटा इस्तेमाल है, प्राइवेसी, इसको लेकर नियमों में बदलाव होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बारे में तमाम जानकारी हम मनी 9 के अलग अलग कार्यक्रमों में आपको देते रहेंगे। कुछ बड़े बदलाव जो आने वाले हैं इनके बारे में हम विस्तार से आपको अलग अलग कार्यक्रमों में बताएंगे। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो चलिए फिलहाल मनी सेंट्रल की आज की पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मनी 9 के बहुत सारे विशेष कार्यक्रम सिर्फ अब ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, अपनी जेब का ध्यान रखिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधिला